अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? जल्दी से। अगर मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें, ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। प्लीज़ फटाफट। वेट कर रहा हूँ सबके रिप्लाई का। जल्दी से रिप्लाई कर दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें, प्लीज़। ठीक है जी, ग्रेट। तो आ जाए ज़रा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टार्ट कर दिए थे, एंड फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, सेल्स एंड परचेजेस। लेकिन एक बार मैं शुरू से बस 5 मिनट लूंगा आप लोगों के, एक बार फटाफट से क्विक ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जल्दी जल्दी से फिर आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं फटाफट से, बस जल्दी से क्विक ओवरव्यू लेंगे। हमने स्टार्ट करा था बिल्कुल बेसिक से, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक चीज होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो डेली एक्टिविटी हो रही है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई, रिकॉर्ड, समराइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट करने को हम अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हमने क्लासिफाई करना होता है। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को हेडिंग दिलवाई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पता लगाना कि बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो बिजनेस के लिए आंसर में से क्या है। क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन एसेट है, या फिर लायबिलिटी है, या फिर कैपिटल है, या फिर एक्सपेंस है, या फिर रेवेन्यू है, ठीक है। इन पांचों में से बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, ये पता लगाने को हम क्लासिफाई करना कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वन बाय वन मैंने आपको एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू समझा दिया था, ठीक है जी। एक बार क्विक ओवरव्यू देता हूँ। एसेट्स, कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस में यूज हो रही है जिसका फायदा बिजनेस को पहुंच रहा है, चाहे वो चीज बिजनेस की हो या ना हो, वो एसेट होगी अगर वो चीज बिजनेस में यूज हो रही है और उसका फायदा बिजनेस को पहुंच रहा है। अगर एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है वो नॉन करंट एसेट होता है, अगर एसेट की लाइफ 1 साल से कम है वो करंट एसेट होता है। नॉन करंट एसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। लेकिन करंट एसेट आपके बिजनेस में सिर्फ 4 हो सकते हैं। दैट आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद हम गए थे लायबिलिटी पर। लायबिलिटी कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस में यूज हो रही है जिसका फायदा बिजनेस को पहुंच रहा है, लेकिन वो चीज बिजनेस की खुद की नहीं, उधार की है, तो वो लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी भी दो, आसान अल्फाजों में लायबिलिटी का मतलब उधार होता है। लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो वाला उधार जो 1 साल से पहले पहले वापस करना है। नॉन करंट लायबिलिटी वो वाला उधार जो 1 साल के बाद वापस करना है। एक बिजनेस में सिर्फ एक ही नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है, दैट इज लॉन्ग टर्म बैंक लोन। लेकिन करंट लायबिलिटी एक बिजनेस में 3 हो सकती है। कितनी? 3। ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म बैंक लोन। लायबिलिटी के बाद हम लोग गए थे कैपिटल पर। कैपिटल कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस में यूज हो रही है जिसका फायदा बिजनेस को पहुंच रहा है, और अगर वो चीज बिजनेस की खुद की है, ओन्ड है, तो वो कैपिटल है। ओनर बिजनेस में कुछ भी लेकर आता है वो बिजनेस का खुद का होता है, वो चीज कैपिटल होती है, ठीक है। इसके बाद आपको अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन भी एग्जांपल के थ्रू सिखा दी थी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस के बारे में आपको बताया था। डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए हमें खर्चे करने पड़ते हैं और उन खर्चों को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। रेवेन्यू, जो पैसे बिजनेस कमा रहा है, अर्न कर रहा है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। उसके बाद ये एग्जांपल देकर आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस समझाया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद हम ट्रांजैक्शन को, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही बताया था आपको कि क्लासिफाई, बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने के बाद हमें रिकॉर्ड करना होता है। दैट्स वाई मैंने आपको हेडिंग दिलवाई थी, क्या? मैंने आपको हेडिंग दिलवाई थी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इसके अंदर मैंने बताया था कि एक बार एक ट्रांजैक्शन को आप क्लासिफाई कर लेंगे, मतलब पता लगा लेंगे वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, फिर उसके बाद आप इस तरह का एक टी अकाउंट बनाकर इस टी अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। और किस सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम बोलती है कि जितने से एक टी अकाउंट डेबिट होगा उतने से ही दूसरा टी अकाउंट क्रेडिट होगा, या जितने से एक टी अकाउंट क्रेडिट होगा उतने से ही दूसरा टी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज बुक कीपिंग। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स भी आपको बताए थे। वो रूल्स, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। और जो एसेट का रूल है वही एक्सपेंस का रूल है, एक्सपेंस भी बढ़ेगा, डेबिट होगा, कम होगा, क्रेडिट होगा। अब 3 चीजें बच गई, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। इन तीनों का भी रूल सेम है, और एसेट का उल्टा। ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, और कम होंगी सॉरी, ठीक है। और अगर ये तीनों चीजें कम होंगी तो बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, कम होंगी तो ये तीनों चीजें क्या होंगी? डेबिट होंगी। ये आपको सिंपली मैंने रूल्स बता दिए थे, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग आए थे लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टर्म्स पर।
एंड फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ लिए थे, पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म, पहला इंपॉर्टेंट टर्म वॉज सेल्स एंड दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म वॉज परचेजेस। जल्दी से आपको इसका क्विक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर आज की क्लास में आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब सेल्स, गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं, कस्टमर को गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं, चाहे वो गुड्स आपने कैश पर बेची हो या चाहे वो उधार पर बेची हो। तभी इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर ऑन कैश और क्रेडिट। गुड्स बेचने को सेल्स बोलते हैं, चाहे कैश पर बेचे चाहे उधार पर। इट इज रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। अगर आपको सेल्स को क्लासिफाई करना हो, पता लगाना हो कि वो एल्सर में से क्या है, तो वो रेवेन्यू है, क्योंकि गुड्स बेचकर आपके पास पैसे आते हैं, पैसे कमाता है बिजनेस, और जिस तरह बिजनेस पैसे कमाए उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो सेल्स बिजनेस के लिए क्या होती है, रेवेन्यू। अब मैंने आपको बोला था कि मैंने गुड्स बेचे, सेल्स करी, मेरे बिजनेस में सेल्स बढ़ गई, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू का रूल, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो जब जब मैं सेल्स करूंगा तब तब मुझे सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो इसके आगे मैंने लिख दिया था इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था परचेजेस। परचेजेस, गुड्स खरीदने को, बॉट गुड्स, गुड्स खरीदने को परचेजेस बोलते हैं, चाहे कैश पर खरीदे हो या चाहे उधार पर खरीदे हो। गुड्स खरीदने को हम क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो बॉट गुड्स फ्रॉम सप्लायर ऑन कैश और क्रेडिट, बॉट गुड्स, सप्लायर से गुड्स खरीदे, कैश पर खरीदे या क्रेडिट उधार पर खरीदे, गुड्स खरीदने को परचेजेस बोलते हैं। अब ये परचेजेस बिजनेस के लिए क्या है, इट इज एक्सपेंस। आप गुड्स खरीदेंगे, पैसे पे करने पड़ेंगे, आप खर्चा कर रहे हैं, और खर्चा बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो परचेजेस इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अब मेरी बात सुने, मैंने सप्लायर से गुड्स खरीदे, परचेजेस की, मेरे बिजनेस में परचेजेस बढ़ गई, परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रूल, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब जब मैं गुड्स परचेज करूंगा मुझे परचेजेस के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, जब जब मैं गुड्स परचेज करूंगा तब तब मुझे गुड्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि परचेजेस करूंगा, परचेजेस बढ़ेंगी, परचेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तभी इसके आगे मैंने लिखवाया था इट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो क्या यहां तक लास्ट क्लास वाला सारा काम सबको 100% क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीजें परफेक्टली क्लियर है या नहीं क्लियर? अगर क्लियर है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें, ताकि आज की क्लास में मैं आगे बढ़ूं। 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स आज मुझे आपको कंप्लीट कराने हैं। प्लीज जल्दी से बता दें, क्लियर है सबको 100%? ग्रेट। अब हम लोग जा रहे हैं आगे, थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज जरा सा ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज सेल्स रिटर्न। अब देखिए, आपको पहला इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ाया था सेल्स। सेल्स का मतलब आपने गुड्स बेचे, आपने गुड्स बेचे कस्टमर को। अब कस्टमर को वो गुड्स नहीं समझ आए या वो गुड्स डिफेक्टेड थे, तो कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर देगा। तो जब कस्टमर को बेचे हुए गुड्स बिजनेस के अंदर रिटर्न आ जाए तो उसको आप बोलते हैं सेल्स रिटर्न। जब बेचे हुए गुड्स कस्टमर से रिटर्न आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है आपको पता है? इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न्ड to the business, goods returned to the business by the customer, goods returned to the business, बिजनेस के अंदर गुड्स रिटर्न आ गए, गुड्स रिटर्न टू द बिजनेस, मतलब बिजनेस को गुड्स रिटर्न मिल गए, किससे? बाय द कस्टमर, कस्टमर ने बिजनेस को गुड्स रिटर्न कर दिए। गुड्स रिटर्न टू द बिजनेस, सॉरी, गुड्स रिटर्न टू द बिजनेस बाय द कस्टमर, सॉरी, बाय द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर ने बिजनेस को अगर गुड्स रिटर्न कर दिए, कस्टमर से बिजनेस के अंदर गुड्स वापसी रिटर्न आ गए, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। अब आपसे एक सवाल, ये सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है? जब मैं आपसे पूछता हूं ना कि एक चीज बिजनेस के लिए क्या है, तो मैं आपको आपसे पूछ रहा हूं कि वो एल्सर में से क्या है, मैं आपको उसको क्लासिफाई करने का बोल रहा हूं। क्लासिफाई करने का मतलब मैं पता लगाने का बोल रहा हूं, ये जो सेल रिटर्न है ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, ये एल्सर में से क्या है? तो एनीवन, एनी गेसेस, सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है? तो भाई काफी बच्चों का जवाब आ रहा है सर एसेट, एसेट, एसेट। नो, इट इज नॉट एन एसेट, इट इज नॉट एन एसेट फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए एसेट नहीं है। कुछ चीजें सुने मेरी बात, कुछ चीजें बिजनेस के लिए ना ही एसेट, ना ही लायबिलिटी, ना ही कैपिटल, ना ही एक्सपेंस, ना ही रेवेन्यू। कुछ चीजें पांचों पिलर्स में से कोई भी पिलर नहीं होती, और सेल्स रिटर्न वैसी एक चीज है। सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए ना ही एसेट, ना ही लायबिलिटी, ना ही कैपिटल, ना ही एक्सपेंस, ना ही रेवेन्यू। सर जब पांचों में से कुछ भी नहीं है तो फिर सेल्स रिटर्न क्या है बिजनेस के लिए? देखिए, जो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस कुछ भी नहीं है ना, वो बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रा।
कॉन्ट्रा मींस ऑपोजिट, कॉन्ट्रा मींस ऑपोजिट, तो सेल रिटर्न ऑपोजिट है। किसका ऑपोजिट है? अगर मैं एक लाइन कहूं सेल रिटर्न सेल्स का ऑपोजिट है, तो क्या ये लाइन ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं ना भाई? सेल रिटर्न सेल्स का ऑपोजिट है। गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं, बेचे हुए गुड्स रिटर्न आ रहे हैं, तो देखें सेल्स की उल्टी ऑपोजिट हरकत हो रही है, तो सेल रिटर्न इज ऑपोजिट ऑफ सेल्स। अब सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, तो सेल रिटर्न ऑपोजिट ऑफ रेवेन्यू होगा, और ऑपोजिट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कॉन्ट्रा। तो सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, तो सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा रेवेन्यू होगा। क्या होगा? तो सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा रेवेन्यू होगा, तो ये बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा रेवेन्यू होगा, तभी इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज इट इज कॉन्ट्रा रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें बिजनेस के लिए ना ही एसेट, ना ही लायबिलिटी, ना ही कैपिटल, ना ही एक्सपेंस, ना ही रेवेन्यू, तो जब इन पांचों चीजों में से कुछ भी नहीं है तो वो बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा होती है। कॉन्ट्रा मींस ऑपोजिट, तो सेल्स रिटर्न ऑपोजिट है सेल्स का। सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू होती है, तो सेल रिटर्न रेवेन्यू का ऑपोजिट, ऑपोजिट को कॉन्ट्रा बोलते हैं, तो सेल्स रेवेन्यू है तो सेल रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू होगा। अब बच्चे यहां पर मुझे बोलते हैं कि सर आपने एसेट का रूल हमें लिखवाया है, लायबिलिटी का रूल आपने हमें बताया है, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू का रूल तो आपने हमें बताया है, लेकिन आपने हमें कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल नहीं बताया, आपने हमें कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल नहीं बताया। तो अब मेरी बात सुने, जो रेवेन्यू का रूल है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू मतलब ऑपोजिट ऑफ रेवेन्यू, तो जो रेवेन्यू का रूल है उसको ऑपोजिट उल्टा कर दें तो वो किसका रूल बन जाएगा? कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल बन जाएगा। तो रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेबिट होगा। अब्दुल्ला बस एक सेकंड रुकना, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आपकी बात का जवाब देता हूं, ठीक है? रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ऑपोजिट रूल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुने, एक पहले मेरी बात सुन लें। कस्टमर को गुड्स बेचे थे, रिटर्न आ गए, तो बिजनेस में बेचे हुए गुड्स रिटर्न आए, बिजनेस में सेल्स रिटर्न हुआ, बिजनेस में सेल्स रिटर्न बढ़ गया, बिजनेस में सेल्स रिटर्न बढ़ गया। सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, सेल रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा रेवेन्यू, और कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जब जब बिजनेस में सेल्स रिटर्न होगा तब तब सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। वाई? सेल्स रिटर्न हुआ, बिजनेस में सेल्स रिटर्न बढ़ा, सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है। तभी इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूं? इट इज ऑलवेज डेबिटेड। हाँ जी, ये मैंने आपको सेल रिटर्न समझा दिया। अब अब्दुल्ला आप कह रहे हैं सर ये बिजनेस को तो फायदा देगा बाद में फिर भी, तो फिर ये तो एसेट हुआ। नहीं सर, ये एसेट नहीं है। देखिए आपने जब गुड्स बेचे थे, आपने गुड्स सेल करे थे, ठीक है, आपने गुड्स बेचे थे तो वो रेवेन्यू थे। अब एक चीज रेवेन्यू हो गई, वो रेवेन्यू वाली चीज दोबारा आपके पास आ रही है, तो वो आपका रेवेन्यू उल्टा हो रहा है ना, तो आप उसको एसेट कैसे कह सकते हो? वो तो आपने गुड्स बेच दिए थे, वो रेवेन्यू हो चुके थे, अब वो चीज दोबारा आ गई आपके पास, तो आपका रेवेन्यू को वो चीज कम कर रही है, तो ये ऑपोजिट ऑफ रेवेन्यू होगी, ये आपके रेवेन्यू को खत्म कर रही है, तो ये रेवेन्यू की उल्टी हरकत हो रही है बिजनेस में, इसको हम एसेट नहीं कहेंगे, इसको हम कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहेंगे, सेल्स रिटर्न। ठीक है? हाँ जी अब्दुल्ला, क्लियर है या नहीं क्लियर, प्लीज बताएं। अच्छा, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स रिटर्न आप सब ने फिर जवाब देना है कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर। नो, डेबिट का मतलब पैसे मिले। देखो डेबिट आप किसी अकाउंट को करोगे ना, डेबिट, डेबिट आप सेल्स रिटर्न को कर रहे हो, मतलब सेल्स रिटर्न बढ़ी है, बिजनेस में गुड्स रिटर्न आ गए, क्योंकि सेल रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो आप किसको डेबिट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब आपके पास कैश आया, बैंक डेबिट हो रहा है मतलब बैंक में पैसे आए। ठीक है, ये सीन होता है। कैश बैंक डेबिट हो रहा है मतलब कैश बैंक में पैसे आए। अब अली डेबिट हो रहा है, तो अली डेबिट हो रहा है मतलब पैसे नहीं आए, अली से पैसे मांगना बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि अली ट्रेड रिसीवर होगा ना, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो इस तरह सीन होता है, वो अभी आपको समझ आएगा आगे जब मैं ट्रांजैक्शंस करवाऊंगा मुस्तफा, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अब सिर्फ आप लोगों ने मेरी इतनी बात सुननी है कि सेल्स रिटर्न क्या होता है। हमने गुड्स जो बेचे थे कस्टमर को, वो कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिए, बिजनेस में गुड्स रिटर्न आ गए, तो बेचे हुए गुड्स जब बिजनेस के अंदर रिटर्न आ गए तो उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है? कुछ चीजें बिजनेस के लिए ना ही एसेट, ना ही लायबिलिटी, ना ही कैपिटल, ना ही एक्सपेंस, ना ही रेवेन्यू,
कुछ नहीं होती, तो फिर वो बिजनेस के लिए क्या होती हैं? वो बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा होती हैं। कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बिजनेस के लिए ऑपोजिट है। किस चीज का ऑपोजिट है? जाहिर सी बात है, आपने गुड्स बेचे, सेल्स करी। अब सेल रिटर्न में क्या है? सेल्स करे, गुड वापसी आ रहे हैं, तो सेल रिटर्न में सेल्स की ऑपोजिट हरकत हो रही है। तो सेल्स रिटर्न इज ऑपोजिट ऑफ सेल्स। सेल्स रेवेन्यू है, तो सेल रिटर्न रेवेन्यू का ऑपोजिट, ऑपोजिट को कॉन्ट्रा बोलते हैं, तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू है तो सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। अब जो रेवेन्यू का रूल होता है उसको आप उल्टा कर देंगे तो वो किसका? कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल बन जाएगा। अब रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेबिट होगा। रेवेन्यू कम होता है तो डेबिट होता है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू कम होगा तो क्रेडिट होगा। जो रेवेन्यू का रूल है उसको उल्टा कर दें, वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल बन जाएगा। अब हमने जो गुड्स बेचे थे वो बिजनेस में रिटर्न आ गए, तो बिजनेस में सेल रिटर्न हुआ, बिजनेस में सेल्स रिटर्न बढ़ गया। सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो जब जब सेल्स रिटर्न होगा बिजनेस में, तब तब मैं सेल्स रिटर्न के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है। तभी इसके आगे मैंने क्या लिखा? इट इज ऑलवेज डेबिटेड। अब मीत आपका सवाल आया हुआ है, सर अगर सेल रिटर्न आ रही है मतलब इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, तो सो दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड। ठीक है, दैट्स वाई। आप देखो, अगर अपना लॉजिक बनाना चाहो आप इस तरह भी सोच सकते हो, लेकिन इसका ऑफिशियल मीनिंग क्या है? सेल रिटर्न हो रहा है, तो आपने सेल्स करी थी, अब वो सेल्स रिटर्न आ रही है, सेल्स की उल्टी हरकत हो रही है। और सेल्स के उल्टे को, ऑपोजिट को आप बोलते हो कॉन्ट्रा। सेल्स रेवेन्यू है तो सेल्स का उल्टा कॉन्ट्रा रेवेन्यू होगा। ठीक है, रेवेन्यू की ऑपोजिट हरकत हो रही है। तो अब रेवेन्यू बढ़ता है तो कम हो रहा है, तो एक तरह से अब आपका रेवेन्यू उल्टा हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो वो तभी डेबिट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते कॉन्ट्रा रेवेन्यू है सेल रिटर्न को। दैट मीन्स रेवेन्यू का ऑपोजिट। ठीक है, तो जो रेवेन्यू का रूल है उसको उल्टा कर दें, वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल बन जाएगा। तो बेसिकली लॉजिक इसके पीछे ये है कि आपके बिजनेस में सेल रिटर्न हुआ तो बिजनेस में सेल रिटर्न बढ़ा। सेल्स रिटर्न क्या है उसको क्लासिफाई करें ना। सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसका क्या रूल है? डेबिट होगा। दैट्स वाई सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू और बिजनेस में बढ़ रहा है, उसका रूल है कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है। दैट्स वाई सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, ये जो आप लॉजिक बता रहे हो ये गलत है। ऐसे नहीं सोच सकते आप, इन्वेंट्री बढ़ रही है दैट्स वाई सेल रिटर्न। तो इन्वेंट्री बढ़ रही है ना, तो आप सेल रिटर्न को क्यों डेबिट कर रहे हो? सेल्स रिटर्न क्या है ये देखो, सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। कुछ चीजें बिजनेस के लिए ना ही एसेट, ना ही लायबिलिटी, ना ही कैपिटल, ना ही एक्सपेंस, ना ही रेवेन्यू होती हैं। वो चीजें बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा होती हैं। कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट। सेल्स रिटर्न किसका ऑपोजिट है? सेल्स का ऑपोजिट है। तो सेल्स क्या थी बिजनेस के लिए? रेवेन्यू। तो सेल्स रिटर्न रेवेन्यू का ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट मतलब कॉन्ट्रा बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। तो सेल रिटर्न ऑपोजिट ऑफ रेवेन्यू, कॉन्ट्रा रेवेन्यू हो गया। जो रेवेन्यू का रूल है उसको आप उल्टा कर देंगे, वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल बन जाएगा। रेवेन्यू बढ़ता है क्रेडिट होता है, कम होता है डेबिट होता है। तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। अब बिजनेस में अगर सेल्स रिटर्न होगा तो बिजनेस में सेल्स रिटर्न बढ़ जाएगा। सेल्स रिटर्न बढ़ेगा, सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, और कॉन्ट्रा रेवेन्यू का क्या रूल है? कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है। दैट्स वाई आप सेल्स रिटर्न के अकाउंट को डेबिट करोगे। समझ आई है बात या नहीं समझ आई है? एवरीवन प्लीज, अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो प्लीज अभी ही पूछ लें। मैंने 2 से 3 बार सेल्स रिटर्न रिपीट करा है। ठीक है, एनीवन एनी प्रॉब्लम? प्लीज जल्दी से बताएं। अगर सबको क्लियर है तो चैट पर क्लियर लिख दें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें फटाफट, ताकि हम नेक्स्ट पर जा सकें। अहमद क्लियर, अब्दुल्ला क्लियर, मुस्तफा क्लियर, अयान क्लियर, निमला क्लियर। मीत व्हाट अबाउट यू? मीत आपका रिप्लाई शायद नहीं आया है, जल्दी से बता दें मीत, क्या आपको क्लियर है या नहीं क्लियर? ग्रेट। तो आ जाएं जरा, अब हम सेल्स हो गई, परचेजेस हो गई, सेल्स रिटर्न हो गया एंड परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है, तो हम 4 पर जा रहे हैं, दैट इज परचेज। अच्छा जी, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 4 इज परचेज रिटर्न। ठीक है, पहले इसकी, अच्छा अब मेरी बात सुने, व्हाट इज परचेज रिटर्न? परचेजेस पढ़ा है इससे पहले हमने। परचेजेस क्या होता है? गुड्स सप्लायर से खरीदने को परचेजेस बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने सप्लायर से गुड्स खरीद लिए, परचेजेस कर ली। अब वो गुड्स मुझे पसंद नहीं आ रहे या डिफेक्टेड है, तो वो गुड्स मैं सप्लायर को वापस कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं सप्लायर से परचेज करे हुए गुड्स, खरीदे हुए गुड्स सप्लायर को वापसी कर दूं, तो उसको मैं क्या कहता हूं? उसको मैं कहता हूं परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू द बिजनेस, goods returned to the business by the, goods return, सॉरी माय बैड, गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस। गुड्स रिटर्न टू द बिजनेस के अंदर गुड्स रिटर्न नहीं आ रहे, बिजनेस अब गुड्स रिटर्न कर रहा है। तो गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस
बाय द बिजनेस टू द सप्लायर। तो भाई ये इसकी डेफिनेशन हो गई, गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस। अब हमने परचेज करे हुए थे तो हम, बिजनेस जो है गुड्स रिटर्न कर रहा है किसको? वापसी, सप्लायर को रिटर्न कर रहा है। तो जब परचेज करे हुए गुड्स आप सप्लायर को वापसी कर दे उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। अब ये परचेज रिटर्न बिजनेस के लिए क्या है? परचेज रिटर्न भी बिजनेस के लिए ना ही एसेट, ना ही लायबिलिटी, ना ही कैपिटल, ना ही एक्सपेंस, ना ही रेवेन्यू। तो जब परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं है बिजनेस के लिए एल्सर में से, तो वो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रा। वो होगा ऑपोजिट। वेरी गुड अब्दुल्ला एंड मुस्तफा, कॉन्ट्रा एक्सपेंस होगा। परचेजेस का ऑपोजिट है परचेज रिटर्न। तो परचेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंस होगा, ऑपोजिट को बोलते हैं कॉन्ट्रा। तो इफ परचेजेस इज एक्सपेंस, तो परचेज रिटर्न इज कॉन्ट्रा एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, परचेज रिटर्न इज ऑपोजिट ऑफ परचेजेस। देखो, सब गुड्स खरीद रहे हो, परचेजेस। अब वो परचेज करे गुड्स वापसी कर रहे हो, तो परचेजेस की ऑपोजिट हरकत कर रहे हो ना। तो परचेजेस इज ऑपोजिट ऑफ, परचेज रिटर्न इज ऑपोजिट ऑफ परचेजेस। अब परचेजेस बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो परचेज रिटर्न ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंस होगा। ऑपोजिट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कॉन्ट्रा। तो परचेज रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एक्सपेंस होगा। तो यहां हम लिख देंगे इट इज कॉन्ट्रा एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू सबका रूल लिखवाया है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस का रूल नहीं लिखवाया। तो मैं बच्चों को कहता हूं, देखो, कॉन्ट्रा एक्सपेंस मींस एक्सपेंस का उल्टा। तो जो एक्सपेंस का रूल है उसको आप उल्टा कर दो तो वो कॉन्ट्रा एक्सपेंस का रूल बन जाएगा। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो अब आप क्या करोगे? इसको उल्टा कर दो। कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कॉन्ट्रा एक्सपेंस कम होगा तो डेबिट होगा। ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस का रूल है। अब बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मैंने परचेज करे हुए गुड्स सप्लायर को वापस कर दिए, मतलब मैंने परचेज रिटर्न करा, मेरे बिजनेस में परचेज रिटर्न हुआ, मेरे बिजनेस में परचेज रिटर्न बढ़ गया। परचेज रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो ये मत बताने का मतलब ये है, जब जब मैं परचेज रिटर्न करूंगा मुझे परचेज रिटर्न के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं परचेज रिटर्न करूंगा मेरे बिजनेस में परचेज रिटर्न बढ़ेगा, परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो जब जब मैं परचेज रिटर्न करूंगा मुझे परचेज रिटर्न के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज रिटर्न बढ़ेगा, परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। दैट्स वाई इसके आगे मैं लिख रहा हूं इट इज ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 4, आई होप आप सबको क्लियर हो, जल्दी से बता दें ताकि हम इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 5 पर जा सकें। क्या सबको इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 4 क्लियर है? सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, जल्दी से जवाब दें ताकि हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पर जा सकें, प्लीज फौरन फटाफट। वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई। हाँ जी, कोई एक रह गया भाई, किसका रिप्लाई नहीं आया? जल्दी बताएं फटाफट। ग्रेट। अब हम जो जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 5, इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 5 पर अगर हम जाएं, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 5 हम ले लेते हैं भाई। इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 5 इज कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज, अच्छा, और इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 6 पता है क्या है? कैरेज आउटवर्ड्स। इंपॉर्टेंट टर्म कैरेज इनवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 5 इज कैरेज इनवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 6 इज कैरेज आउटवर्ड्स। अब मेरी बात सुने, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज का मतलब पता है, और कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स साथ समझा रहा हूँ, गौर से सुनने। कैरेज का मतलब आपको पता है? कैरेज का मतलब एक जगह से कैरेज करके चीज को दूसरी जगह ले जाना, एक जगह से कैरी कर कर दूसरी जगह लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट कर कर कैरी कर कर लेकर जाना। तो कैरेज मींस ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से चीज को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना। तो कैरेज मींस कैरेज का खर्चा, कैरी करने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैरेज मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब कैरेज इनवर्ट्स का क्या है सीन? देखिए, मैं गुड्स सप्लायर से खरीदता हूं, मैंने सप्लायर के पास गुड्स खरीद लिए, मेरे गुड्स सप्लायर के पास पड़े हैं। अब सप्लायर के पास से ट्रांसपोर्ट कर कर उसको मैं अपने पास लेकर आऊंगा, तो सप्लायर से, अब ये गुड्स मेरे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं ना, तो तभी कैरेज इनवर्ट, सप्लायर से अपने पास परचेस कर कर लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सप्लायर ने गुड्स परचेस कर लिया, अब सप्लायर से गुड्स अपने पास लाने, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ना गुड्स लाने का, ये होता है कैरेज इनवर्ट्स। अब गुड्स मेरे पास आ गए, ठीक है, गुड्स मेरे पास आ गए। अब मैंने गुड्स बेचने हैं कस्टमर को, तो मैंने कस्टमर को गुड्स बेचे।
अब कस्टमर को भी मुझे गुड्स डिलीवर करवाने पड़ेंगे। तो अब कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवाने का जो खर्चा है, अब देखो कस्टमर को भेज रहा हूँ, गुड्स बिजनेस से आउटवर्ड्स जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तभी कैरेज आउटवर्ड्स। कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कैरेज आउटवर्ड्स होता है। तो सप्लायर से गुड्स परचेज कर लिए, उसको अपने पास लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दैट इज कैरेज इनवर्ड्स का खर्चा। अपने पास से कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवाने का खर्चा है कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। कैरेज आउटवर्ड्स भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, ठीक है। अब बच्चे यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बोलते हैं सर कैरेज इनवर्ट्स के बारे में तो समझ आ गया, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर कैरेज इनवर्ट्स के बारे में समझ आ गया कि कैरेज इनवर्ट्स आप गुड्स खरीदे हैं, अपने पास लेकर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मुझे पे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए एक्सपेंस है कैरेज इनवर्ट्स। लेकिन बच्चे बोलते हैं सर जब भी आप कस्टमर को गुड्स भेजेंगे तो डिलीवरी, कस्टमर को डिलीवर करवाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट तो कस्टमर बेयर करता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने फूड पांडा से या कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर की है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी का खर्चा कौन भरते हो, आप जो कस्टमर हो वो भरते हो ना। तो बच्चे पूछते हैं सर आपने बोला कैरेज आउटवर्ड्स भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डिलीवरी कॉस्ट तो कस्टमर के ऊपर है, तो वो कैरेज आउटवर्ड्स हमारे लिए कैसे एक्सपेंस है। तो मेरी बात सुने, बिजनेस के कुछ लॉयल कस्टमर्स होते हैं, कौन होते हैं, ट्रस्टवर्दी पुराने कस्टमर्स। तो उनका जो डिलीवरी कॉस्ट है वो कस्टमर पे नहीं डालता बिजनेस, बिजनेस उनका डिलीवरी कॉस्ट खुद पे करता है। तो जो लॉयल ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स हैं उनको गुड्स डिलीवर करवाने का जो खर्चा है उसको कैरेज आउटवर्ड्स कहते हैं, और वो बिजनेस खुद बेयर करता है। दैट्स वाई कैरेज आउटवर्ड्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड्स आउटवर्ड्स आपको समझा दिया। अब कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स की डेफिनेशन लिखवा देते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरा जो है, मैं आपको अगर बोलूं, मेरा पेंसिल बेचने का काम है। मैं पेंसिल एक सप्लायर से खरीदता हूं जो फॉर एग्जाम्पल दुबई में, कहां पर है, दुबई में, ठीक है। अब मैंने दुबई से गुड्स खरीद लिए, उसको मैं अपने पास ट्रांसपोर्ट करके मंगवाऊंगा, दैट इज अपने पास लाने का खर्चा है कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है। अब गुड्स मेरे पास आ गए, ठीक है। अब ये गुड मैंने कस्टमर को बेचा, जो कस्टमर था वो कस्टमर आप कह लो कि वो कतर में, कस्टमर कहां पर है, कतर में। तो अब गुड्स मैं अपने पास से कस्टमर को डिलीवर करवाऊंगा कतर, तो ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी का कॉस्ट लगेगा ये कैरेज आउटवर्ड है। दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुने, कैरेज इनवर्ट्स की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है जी। कैरेज इनवर्ट्स की डेफिनेशन इज, कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग, transportation cost of bringing goods into the business, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग गुड्स इनटू द बिजनेस, सप्लायर से गुड्स परचेस कर कर बिजनेस के अंदर लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, दैट इज कैरेज इनवर्ड्स। ये बिजनेस के लिए क्या है, इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अब मेरी बात सुने, मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट करके गुड्स मंगवाए सप्लायर से अपने पास, अब मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करा, मतलब कैरेज इनवर्ट्स का खर्चा पे करा। अब मैंने कैरेज इनवर्ट्स पे करा, मेरे बिजनेस में कैरेज इनवर्ट्स बढ़ जाएगा, कैरेज इनवर्ट्स का खर्चा बढ़ जाएगा। कैरेज इनवर्ट्स एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का क्या रूल है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। मतलब जब जब मैं कैरेज इनवर्ट्स का खर्चा पे करूंगा मुझे कैरेज इनवर्ट्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैरेज इनवर्ट्स पे करूंगा, मेरे बिजनेस में कैरेज इनवर्ट्स बढ़ेगा। कैरेज इनवर्ट्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, दैट्स वाई इट इज ऑलवेज डेबिटेड। इट इज ऑलवेज, क्या लिखा है मैंने, इट इज ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है जी, ये हो गया कैरेज इनवर्ड्स। अब हम चलते हैं कैरेज आउटवर्ड्स पे, इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 6, दैट इज कैरेज, कैरेज आउटवर्ड्स। भाई कैरेज आउटवर्ड्स का क्या सीन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज आउटवर्ड्स भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लेकिन कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग, ऑफ डिलीवरिंग गुड्स टू द कस्टमर, डिलीवरिंग गुड्स टू द कस्टमर। कस्टमर को जो गुड्स डिलीवर करवाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दैट इज कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स भी बिजनेस के लिए क्या है, इट इज एक्सपेंस फॉर द, इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस,
फुल स्टॉप। ठीक है। अब मेरी बात सुने। मैंने कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवाए। ठीक है, तो मैंने डिलीवरी कॉस्ट पे करा, जो लॉयल कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवाए। अब मैंने कस्टमर को गुड्स डिलीवर कराने का डिलीवरी कॉस्ट पे करा, मतलब मैंने कैरेज आउटवर्ड्स का खर्चा पे करा। कैरेज आउटवर्ड्स का खर्चा पे करा, बिजनेस में कैरेज आउटवर्ड्स बढ़ गया। कैरेज आउटवर्ड्स एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसका मतलब ये हुआ जब जब मैं कैरेज आउटवर्ड्स का खर्चा पे करूंगा, कैरेज आउटवर्ड्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, चूंकि कैरेज आउटवर्ड्स एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड्स पे करूंगा, कैरेज आउटवर्ड्स बढ़ेगा, कैरेज आउटवर्ड्स एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो जब जब कैरेज आउटवर्ड्स का खर्चा पे करूंगा, कैरेज आउटवर्ड्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तभी इसके आगे भी मैं लिख रहा हूं, इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज डेबिटेड। फुल स्टॉप। हाँ जी। जल्दी से एक बार चैट पर मुझे सब रिप्लाई करके बता दें, क्या आप सबको कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स का मतलब क्लियर है? 100% क्रिस्टल क्लियर है चीजें? ताकि जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म है उस पर जा सकें प्लीज। जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हम उस पर जा सकें, जल्दी से मुझे बता दें। ठीक है जी, ग्रेट, सबको क्लियर है। अच्छा, अब लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 7। इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 7, एंड दैट इज ड्राइंग्स। दैट इज ड्राइंग्स। अब मेरी बात सुने। वेरी गुड मुस्तफा, इट इज कॉन्ट्रा कैपिटल। अब ड्राइंग्स का क्या सीन है भाई? देखिए, ड्राइंग्स इज एनीथिंग विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। एनीथिंग विड्रॉन, विड्रॉन मतलब निकाल ली। ओनर ने बिजनेस से कोई भी चीज निकाल ली अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स की डेफिनेशन में लिख रहा हूं, एनीथिंग, एनीथिंग withdrawn by the owner from the business, from the business for his personal यूज। ओनर ने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको आप क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। अब अगर मैं बच्चों से पूछूं ये ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, तो कोई बच्चा बोलता है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। नहीं, ड्राइंग्स इज कॉन्ट्रा कैपिटल, मींस ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। थोड़ा सा दिमाग चलाएं। मैं आपको जब क्लासिफिकेशन में कैपिटल पढ़ा रहा था, मैंने आपको क्या बोला था? ओनर बिजनेस के अंदर कुछ भी लेकर आएगा उसको कैपिटल बोलते हैं। तो देखो यार, ओनर बिजनेस में कुछ भी लेकर आ रहा है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब ओनर बिजनेस से कुछ भी निकाल रहा है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अगर ओनर कुछ लेकर आ रहा है वो कैपिटल है, और कुछ निकाल रहा है तो कैपिटल की ऑपोजिट हरकत हो रही है ना, तो ड्राइंग्स इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। ऑपोजिट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कॉन्ट्रा कैपिटल। तो ड्राइंग्स को अगर क्लासिफाई करें, वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वो है कैपिटल का ऑपोजिट, मतलब कॉन्ट्रा कैपिटल। ठीक है, तो इट इज कॉन्ट्रा कैपिटल फॉर द, इट इज कॉन्ट्रा कैपिटल फॉर द बिजनेस। फुल स्टॉप। तो ड्राइंग्स बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा कैपिटल होती है। अब बच्चे बोलते हैं सर एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू का रूल पता है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल बताएं। तो जो कैपिटल का रूल, सॉरी, कॉन्ट्रा कैपिटल का रूल बताएं, बच्चे बोलते हैं। तो जो कैपिटल का रूल है उसको उल्टा कर दें, वो कॉन्ट्रा कैपिटल का रूल बन जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। इस रूल को उल्टा कर दें तो वो किसका रूल बन जाएगा? वो कॉन्ट्रा कैपिटल का रूल बन जाएगा। कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। कैपिटल के रूल को उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरी बात सुने। ओनर ने बिजनेस में से कुछ निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग कर ली, तो बिजनेस के अंदर ड्राइंग्स बढ़ गई। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा कैपिटल है। कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़ता है तो, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसका मतलब ये हुआ जब जब ओनर ड्राइंग्स करेगा तब तब ड्राइंग्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग्स कॉन्ट्रा कैपिटल है। ड्राइंग्स बढ़ेंगी, ड्राइंग्स कॉन्ट्रा कैपिटल है, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो जब जब ओनर ड्राइंग्स करेगा ड्राइंग्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग्स कॉन्ट्रा कैपिटल है, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़ती है तो डेबिट होते हैं। तभी इसके आगे मैं लिख रहा हूं, इट इज ऑलवेज डेबिटेड। फुल स्टॉप। तो क्या आप सबको ड्राइंग्स का मतलब क्लियर है? 100%। अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से बता दें, ताकि हम जो है बस थोड़ी सी 2 3 4 मिनट की चीज पढ़नी है, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताएं, क्या यहां तक सबको क्लियर है? 100%।
किसी एक का रिप्लाई नहीं आया। अहमद आपका रिप्लाई नहीं आया, जल्दी से बता दें अहमद कि आपको क्लियर है या नहीं क्लियर। प्लीज फटाफट। ग्रेट, आ जाएं जरा अब। एक चीज लिख रहा हूं, गौर से सुनिएगा। देर आर थ्री टाइप ऑफ ड्राइंग्स। देर आर थ्री देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। नंबर वन, गुड्स ड्राइंग्स। नंबर टू, कैश स्लैश बैंक। नंबर थ्री, नॉन करंट नॉन करंट एसेट। गुड्स ड्राइंग्स, कैश स्लैश बैंक ड्राइंग्स एंड नॉन करंट एसेट ड्राइंग्स। देखो, ड्राइंग्स हो सकती है तीन तरह की। द फर्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग्स इज गुड्स ड्राइंग्स। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी छोटी बहन है, ठीक है। घर पे मेरी एक छोटी बहन है, और मेरा काम है पेंसिल बेचने का, ठीक है। पेंसिल बेचने का काम है, मेरा बिजनेस है, शॉप है पेंसिल बेचने की। तो अब मेरी छोटी बहन को पेंसिल चाहिए है, तो क्या मैं कहीं बाहर से जाकर पेंसिल खरीदूंगा? नो। मैं अपनी शॉप में जाऊंगा, पेंसिल निकालूंगा, घर आकर अपनी छोटी बहन को दे दूंगा। तो ये मैंने क्या करा? मैंने अपने बिजनेस में से गुड्स निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। तो इसको बोलेंगे गुड्स की ड्राइंग्स, गुड्स ड्राइंग्स बोलेंगे इसको, ठीक है। अब सुने मेरी बात। मेरे बेडरूम का एसी खराब हो गया, ठीक है। अब मुझे नया एसी नहीं खरीदना था। मैं अपनी शॉप में गया, शॉप में जो एसी लगा हुआ था बिजनेस में, वो निकलवाया और आकर अपने बेडरूम में लगवा दिया। अब एसी मशीन है, नॉन करंट एसेट है ना। तो मैंने अपने बिजनेस में से नॉन करंट एसेट निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। इसको बोलेंगे क्या? नॉन करंट एसेट ड्राइंग। इसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट ड्राइंग्स। अब मुझे जाना था वेकेशंस पे, मुझे चाहिए थे पैसे। मैं अपनी शॉप में गया, शॉप में कैश ड्रॉर खोला, उसमें से पैसे निकाल लिए और वेकेशंस पे चले गया। तो ये मैंने क्या करा? ये मैंने अपने बिजनेस में से कैश निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसको बोलूंगा कैश ड्राइंग्स। अब मैं वेकेशंस पे था, कैश खत्म हो गया मेरे पास। जो मेरा बिजनेस है उसके बैंक अकाउंट का कार्ड पड़ा था, बैंक अकाउंट का कार्ड। तो वहां मैंने वेकेशंस पे वो कार्ड से पैसे यूज करे। तो ये मैंने क्या करा? मैंने अपने बैंक से पैसे निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसको बोलते हैं बैंक ड्राइंग्स। तो ये तीन तरह की ड्राइंग्स होती हैं। अगर आप अपने बिजनेस में गुड्स निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसको गुड्स ड्राइंग्स कहते हैं। अगर आप बिजनेस के कैश या बैंक में से पैसे निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको कैश और बैंक ड्राइंग्स कहते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में से नॉन करंट एसेट निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। किसी को कोई मसला है? क्लियर है? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? क्या सबको सारी चीजें 100% क्रिस्टल क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है? जल्दी से बताएं प्लीज, फटाफट। ग्रेट। तो आज की क्लास यहीं तक रख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन एक कराऊंगा आपको, ठीक है, जिसमें हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी, ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी, टी अकाउंट्स बनाने होंगे, हर चीज करनी होगी, ठीक है। तो आज यहीं तक रख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म्स डन हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको क्वेश्चंस पर लेकर जाऊंगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। आई विल मीट यू गाइज इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखें सब अपना।